नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों। तो मित्रों, जैसा मैंने आपसे कहा था कि आपका इकोलॉजी इन्वायरमेंट के पार्ट 1 का कंटेंट तैयार है, अब उसकी रिकॉर्डिंग बाकी है। तो आज रिकॉर्ड करके आपके पास पहुंचा देते हैं। आज रिकॉर्ड करेंगे और तुरंत डाल देंगे इसको यूट्यूब पर, जिससे आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और मित्रों, ये जो हमारा कंटेंट है वो आपके आरएएस के साथ साथ एसआई पटवार दूसरी परीक्षाएं उनके लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो आप ये टेंशन ना लें कि सिर्फ आरएएस वालों के लिए ये। आरएएस वाले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेंगे, जिससे क्या होगा, मेंस में जब उनके लिए लिखने के लिए आएगा 10 20 50 शब्दों में, तो वो लिख पाएंगे आराम से। बस इतना सा अंतर रहता है। और एसआई और पटवार वाले ये लोग क्या करेंगे, ये लोग उसको फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है बस उतनी सी याद रख लेंगे। उनको पूरा कंटेंट उस तरह से याद रखने की ज़रूरत नहीं है जिस तरह से एक भाषा में तरीके से उस चीज़ को याद रखा जाता है। ठीक है मेरे मित्रों। तो दोस्तों, आपसे इधर उधर की बातें हम नहीं करेंगे ज़्यादा, आपका समय बहुत कीमती है, मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला जो टॉपिक है, देखो ये पार्ट 1 है। ठीक है। पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3 आएगा जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे 5-7 दिन पहले। तो इस तरह से 3 पार्ट के अंदर जनवरी से लेकर और सितंबर अक्टूबर तक का आपका जितना होगा उतना कवर हो जाएगा और आपके कोई परेशानी भी नहीं आएगी, आराम से हो जाएगा। और मैं कोशिश करता हूँ जो वो मोस्ट प्रोबेबल चीज़ हो आपके एग्ज़ाम के लिए उसी चीज़ को मैं लेके आऊँ, क्योंकि पिछले 7-8 महीने में बहुत सारा कचरा भी जमा होता है। ठीक है। तो उस कचरे को मैंने हटाने की पूरी कोशिश की है। ठीक है दोस्तों। तो हमारा पहला टॉपिक है आज का एस्पर पेंगुइन। कौन सी चीज़ है? पेंगुइन। पेंगुइन का मतलब तो आप जानते ही होंगे, आपने देखा होगा अंटार्कटिका के आधे काले आधे सफ़ेद। ठीक है। कभी पानी के अंदर कूद जाते हैं, कभी बर्फ़ के ऊपर आ जाते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। पक्षी भी होते हैं और उड़ भी नहीं पाते। ठीक है। तो इस तरह की पेंगुइन, ठीक है, पक्षी की तरह होते हैं, पंख वंख उनके मछली की तरह तैर लेते हैं। तो उन्हीं चीज़ों की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है। तो देखो, अंटार्कटिका में पाए जाने वाले हैं एस्पर नाम के जो पेंगुइन है, स्पेशली अंटार्कटिका के अंदर ही पाए जाते हैं। अंटार्कटिका के अलावा कहीं नहीं पाए जाते। वैसे तो जो पेंगुइन है वो ज़्यादातर मिलते ही ध्रुवीय प्रदेशों में, लेकिन ये ध्रुवीय कौन सी जगह पर? अंटार्कटिका में। ठीक है। आर्कटिक रीजन में नहीं है। कौन सी जगह पर है? अंटार्कटिका के अंदर। अंटार्कटिका कौन सी जगह पर आपका? साउथ पोल पे। ठीक है। नॉर्थ पोल पे नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए एस्पर पेंगुइन कहाँ पाए जाते हैं? आपके साउथ पोल पर। अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। भूमि आधारित पेंगुइन है, मतलब ये पानी के अंदर छलांग लगाते हैं लेकिन किनारे पर ही रहते हैं। भूमि आधारित है, ज़्यादातर भूमि पर ही निवास करते हैं। ठीक है। पानी के अंदर ज़्यादा नहीं घुसेंगे। ओके। भूमि आधारित पेंगुइन है। ओके मेरे भाइयों बहनों। ठीक है। इस पेंगुइन के 2100 तक विलुप्त होने का खतरा है। मतलब आज अपन बात कर रहे हैं 2023 में। लगभग 77-78 साल और इनका अस्तित्व है, उसके बाद गायब। अर्थ से, धरती से हमेशा हमेशा के लिए गायब। ऐसी क्या है इनकी संख्या जिस तरह से घट रही है। अब घट क्यों रही है दोस्तों? तो सीधी सीधी बात है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बर्फ़ पिघल रही है। बर्फ़ पिघल रही है तो ये लोग कहाँ रहे? बर्फ़ में ही तो रहते थे। इंसान की तो क्या है, सब सब्र हो ही नहीं रहा इंसान को। तो इंसान तो खा ही जाएगा एक दिन धरती को, और फिर जब ये सबको खा जाएगा, जब कुछ नहीं बचेगा, तो खुद को भी खा जाएगा। खुद के अस्तित्व के लिए भी संकट पैदा कर देगा इंसान। ठीक है मेरे मित्रों। अब चलते हैं आगे अगली वाली न्यूज़ पे। अगली वाली न्यूज़ है मित्रों नीलगिरी ताहर के बारे में। ठीक है। किसके बारे में? नीलगिरी ताहर। मैं आपको मोटा मोटी एक बात बता देता हूँ। ये जो नीलगिरी ताहर है, इसके ऊपर यूपीएससी मतलब आईएएस का जो परीक्षा होती है उसमें कई बार पूछे चुके हैं। ठीक है। नीलगिरी अभयारण्य, नीलगिरी नेशनल पार्क है, उसके बारे में भी, बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके बारे में भी कई बार पूछ चुके हैं। ठीक है। देखो, जब कोई चीज़ बायोस्फीयर रिजर्व बनती है तो उससे पहले वो अभयारण्य बनती है, नेशनल पार्क बनती है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति नेशनल पार्क, अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व तीनों चीज़ें एक साथ बोले तो इसका मतलब ये है वो तीनों के तीनों बन चुका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पूछ चुका है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पूछ चुका है। अब राजस्थान लोक सेवा आयोग की बारी है इसको पूछने की। आरएएस की परीक्षा में, एसआई की परीक्षा में, या किसी भी परीक्षा में जो राजस्थान लोक सेवा आयोग लेता है पूछ सकता है 100%। ठीक है। तो नीलगिरी ताहर क्या होता है? बेसिकली मैं आपको बता दूं तो सींगों वाला एक बकरा होता है जो नॉर्मल बकरे से थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको बोलते हैं नीलगिरी ताहर। ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं ये परियोजना क्या है और क्या हो रहा है। ठीक है। सर्वेक्षण और, देखो दोस्तों, ठीक है, सर्वेक्षण और रेडियो टेलीमेट्री अध्ययन। ये रेडियो टेलीमेट्री अध्ययन क्या होता है? जैसे कि रेडियो कॉलर वगैरह होते हैं जिनको कि किसी के कान में लगा देते हैं, गले में पहना देते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह के रेडियो टेलीमेट्री अध्ययन जो है उसके माध्यम से नीलगिरी की ताहर की आबादी को बेहतर रूप से समझ विकसित करने के लिए इस वाली परियोजना को लेके आया गया है। पहले ये जो परियोजना थी वो टाइगरों के लिए थी। क्या करते थे?
कि रेडियो कॉलर उनके पैर में फिट कर देना, गर्दन पर फिट कर देना, कान में फिट कर देना, इससे पता लगता रहता है तो उसकी लोकेशन क्या है और कितनी संख्या में ये मौजूद है, वास्तविकता क्या है। तो उसी तरह से नीलगिरी तहर के लिए भी इस योजना को लेकर आया गया है और रेडियो टेलीमेट्री अध्ययन के माध्यम से नीलगिरी तहर की जो आबादी है, उसका आवास है और उसकी वास्तविक संख्या कितनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगने के लिए विशेष और जो बेहतर समझ है उसको विकसित करने के लिए नीलगिरी तहर परियोजना को लेकर आया गया है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि तहरों को उनके ऐतिहासिक निवास स्थान से पुनः परिचित कराया जाएगा। पुनः परिचित कराने का मतलब ये थोड़ी दोस्तों अब इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि मेरा नाम नीलगिरी तहर है और आप ऐतिहासिक रूप से मेरे आवास रहे हो, ऐसा नहीं। नीलगिरी तहर का प्राकृतिक आवास जो ऐतिहासिक है उनसे पुनः परिचित करवाने का मतलब है उस ऐतिहासिक जो परिवेश है, जो पर्यावरणीय परिवेश है उसका संरक्षण कर दिया जाएगा और जो संरक्षण हो जाएगा तो उनका वहाँ पर जो रिहेबिलिटेशन है उसको करने का मतलब ही है यहाँ पर ऐतिहासिक जो निवास है उससे पुनः परिचित करवाना। ठीक है, और जो आसन्न खतरे हैं, आसन्न खतरों का मतलब होता है मेरे मित्रों कि जो संभावित खतरे हैं उनका समाधान करना, जिससे कि इनकी संख्या जो है वो जो लगातार गिर रही है वो नहीं गिरे। ठीक है मेरे मित्रों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखो मेरे मित्रों, ये जो नीलगिरी तहर जो है, ठीक है, अब उसके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों इसको IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसका पूरा नाम ये है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए एक यूनियन है अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, इसकी रेड डाटा बुक होती है, एक सूची होती है लाल सूची। लाल सूची का मतलब होता है मेरे मित्रों, जैसे लाल का मतलब होता है खतरा, तो जिन जिन प्रजातियों पर खतरे की निशानी है, खतरे की घंटी बज रही है, उन प्रजातियों का नाम इस सूची के अंदर दर्ज कर दिया जाता है। लाल कलर का एक फाइल होती है। ठीक है, लाल कलर की एक फाइल होती है, उसी का नाम है रेड डाटा बुक। ठीक है, लाल सूची, इसमें विलुप्त प्राय की सूचीबद्ध किया गया है। इसमें इसको मतलब अगर नहीं देखभाल करी गई मेरे मित्रों तो ये टाटा बाय बाय कह के अर्थ को छोड़ के चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। फिर इनको एनिमेटेड मूवी में बच्चों को दिखाते रहना, किसी भी एक कोई जीन बैंक वगैरह में या कोई चिड़ियाघर विड़ियाघर में संरक्षित कर लिया जाएगा। तो वहाँ वैसे विलुप्ति का मतलब ये होता है कि एक्सटिंक्ट फ्रॉम ऑल नेचर, मतलब जो आपकी पूरी प्रकृति है उसमें से एकदम से एक्सटिंक्ट हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, एनिमेटेड मूवी में पीछे से कोई श्रेयस तलपड़े आवाज़ दे रहे होंगे या कोई दूसरा दे रहा होगा, गोविंदा आवाज़ दे रहे होंगे और मजाक बना के आप हंस रहे होंगे, बस यही रह जाएगा। और जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट जो ये संभाल के रखता है, एक प्रजाति समाप्त हो जाएगी। ठीक है, देखो मेरे मेरे मित्रों, आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत सरकार किस अधिनियम के द्वारा, ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा इनका संरक्षण करती है। तो भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1992 क्या रखा है इसके लिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 इसके लिए पारित कर रखा है। ठीक है मेरे मित्रों, तो आपको पता लग गया नीलगिरी तहर है, उसके लिए परियोजना चला रही है नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना। ठीक है, उसको क्यों चलाया जा रहा है, नीलगिरी तहर है तो कौन सी जगह चलाया जा रहा है, नीलगिरी में। नीलगिरी कौन सी जगह पर स्थित है, तो तमिलनाडु और केरल का संयुक्त क्षेत्र है। ये एक तमिलनाडु और केरल का बॉर्डर एरिया है नीलगिरी। ठीक है, और ये RAS में पूछा भी जा चुका है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की मिलन स्थली पर निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, वहीं पर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व अवस्थित है। ठीक है, तो नीलगिरी के बारे में पता लग गया आपको, नीलगिरी तहर के बारे में पता लग गया आपको, उसके IUCN स्टेटस के बारे में पता लग गया आपको, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 मतलब भारत सरकार के द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया है वन और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को पारित किया गया। आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई इसके लिए। ठीक है, अगर पार्सली भी पूछेंगे तो भी आप आंसर देने में सक्षम हो, और स्टेटमेंट वाइज पूछेंगे 4-5 स्टेटमेंट देके तो भी आप आंसर देने में सक्षम हो। ठीक है मेरे मित्रों, ठीक है मेरे मित्रों, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते अपन थोड़ा सा और आगे। ठीक है, तो देखो मेरे मित्रों, यहाँ पर एक न्यूज है कि तीसरे नंबर की कि वर्ष 2015, ठीक है, आप कितने बड़े होंगे उस समय पता नहीं मुझे, कौन सी क्लास में होंगे, और 2022, कौन सी 2015 और 2022, इन दोनों को संयुक्त रूप से दुनिया के 5वें सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, देख लो भैया,
पाँचवें सबसे गर्म में से दो 2015 और 2022 हो गए। 2023 भी हो जाता मुझे लग रहा था, लेकिन पता नहीं 2023 में इतनी बारिश हुई है कि गर्मी का एहसास ही कम हुआ है। ठीक है मेरे मित्रों, तो देखो आगे क्या है इसकी टेक्निकल बातें, उनको समझ लेते हैं। तो दुनिया का औसत वैश्विक तापमान अब पूर्व औद्योगिक समय की तुलना में 1.1 से 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। और दोस्तों आपको लग रहा होगा कि लगभग 1 डिग्री ही तो बढ़ा है, क्या फ़र्क पड़ता है बेटा। 1 डिग्री बढ़ने का मतलब ये है औसतन 1 डिग्री का बढ़ना। औसतन 1 डिग्री का अर्थ ये है पूरी पृथ्वी पर जहाँ पर ग्लेशियर है वहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ा है, ठीक है। और कई जगह ऐसी भी होंगी जहाँ का टेम्परेचर डाउन हुआ होगा। तो औसतन 1 डिग्री पूरी अर्थ की तुलना में बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि अभी अपनी अर्थ का औसतन टेम्परेचर 13 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 13 से 15 डिग्री एवरेज, एक अगर एग्जैक्ट बात करते हैं अपन लोग तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड बोल देते हैं कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर क्या है, तो वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब सारी की सारे ग्लेशियर और सारे के सारे रेगिस्तान सबका टेम्परेचर मिला के उनका एवरेज निकाला जाए, जो आप मैथमेटिक्स में निकालते हो, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड बैठता है, ठीक है। अब उसमें भी 1 डिग्री की वृद्धि होगी। देखो परसेंटेज निकालो, 15% का 1, 15 का 1 कितने परसेंट होगा। देखो कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है, आप सोचो, बहुत भयानक वृद्धि है ये, ठीक है। और पूर्व औद्योगिक समय ज़्यादा पुराना नहीं है। 1970 का समय को औद्योगिक समय बोलते हैं अपन, जो पूरी दुनिया में औद्योगिकरण हुआ है, ठीक है। उससे पहले यहाँ औद्योगिक एरा की शुरुआत हुई थी, वो 1850 के समथिंग हुई थी इंग्लैंड वगैरह में, ठीक है। तो मेरे दोस्तों नासा के अनुसार 2022 और 2015 1980 में रिकॉर्ड कीपिंग शुरू होने के बाद से 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा है। मतलब जो 1980 में हमने पहली बार सोचा था यार चलो कुछ हो सकता है शायद, तो हमने रिकॉर्ड रखना शुरू किया प्रतिवर्ष कितना तापमान रहता है। तो उस तापमान की दृष्टि से 2022 से 2015, 2022 और 2015 क्या है कि जो पाँच सबसे गर्म वर्ष रहे हैं इतिहास के, अब तक के पृथ्वी के इतिहास के, उनमें 5वां सबसे गर्म वर्ष इनको घोषित किया गया है, ठीक है मेरे मित्रों। देखो दोस्तों, एक पेरिस समझौता हुआ था, उसको COP28 बोलते हैं। ये समझौता हुआ था 2015 के समथिंग आपका, ठीक है, 2015 के समथिंग ही हुआ था या 2015 में ही हुआ था। इसको पेरिस समझौता बोलते थे। तो इसको मील का पत्थर बोल रहे थे, भाई पेरिस समझौता होने जा रहा है, पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में बहुत बड़ा कदम हो सकता है ये। और वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करी और हमने सोचा, हमने एक लक्ष्य रखा कि पूर्व औद्योगिक समय की तुलना में हम ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसको, जो ग्लोबली टेम्परेचर बढ़ रहा है, पृथ्वी का एवरेज तापमान बढ़ रहा है, उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन हुआ क्या, 1.1 से 1.2 तो बढ़ भी चुका है भाई। 0.3% पे आपको रोकना है, 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड और नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो आपने जो टारगेट सेट किया था वो ख़त्म ध्वस्त, ठीक है। और 1.5 जब टारगेट घोषित किया था तो उस समय बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि यदि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इससे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, द्वीपीय देश डूबने लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी हमने, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये सारा कुछ हम अचीव कर पाएंगे, ये वाला टारगेट जो पेरिस समझौता हुआ था उसका, ठीक है। तो मेरे मित्रों अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। देखो दोस्तों, नंबर 4 पे है अपनी मिस्टी स्कीम। कौन सी? मिस्टी स्कीम, ठीक है। देखो मिस्टी स्कीम क्या है दोस्तों, कि वर्ष 2023 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा मिस्टी योजना की घोषणा की गई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, ये मिष्टी दोही वाला मिष्टी नहीं है, बंगाली जो मिष्टी दोही खाते हैं वो मिष्टी नहीं है, ये मिष्टी दूसरी मिष्टी है। इसका उद्देश्य है मेरे मित्रों, भारत के समुद्री तट के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वर्गीकरण की सुविधा प्रदान करना। मतलब मैंग्रोव जो वन हैं उनका सही तरह से वर्गीकरण करना, कहाँ पर कितनी मात्रा में मैंग्रोव हैं और कितनी मात्रा में उसको होना चाहिए, ये सारा का सारा वर्गीकरण देना। तो इस चीज़ के लिए एक स्कीम निकाली है, मिष्टी स्कीम। दोस्तों सुनामी आई थी ना जब, उसके बाद से मैंग्रोव वन जो हैं वो चर्चा में आए थे। उससे पहले तो हम लोग बोल रहे थे, हम लोग क्या बोल रहे थे, जो पैसे के लालची लोग हैं वो बोल रहे थे कि इन वनों का कोई मतलब नहीं, दलदल के अंदर खड़े रहते हैं, समुद्र के अंदर खड़े हैं, कोई ज़्यादा इनका रोल नहीं है, इनको काटो, काट पीट के बढ़िया बढ़िया अपने फर्नीचर बनाए जा रहे थे, ठीक है, उजाड़ दिए थे इन वनों को। लेकिन जब सुनामी आई तो समझ में आया कि जिन तटों पर मैंग्रोव वन प्रचुर मात्रा में लगे हुए थे
उन तटों को प्राय बहुत कम नुकसान झेलना पड़ा था। भाई प्रकृति ने जो कुछ उगाया है जहाँ पर, कुछ सोच समझ के ही उगाया होगा मित्रों। ठीक है दोस्तों, तो भारत सरकार ने क्या किया है कि मिष्टी योजना, एक मिष्टी नाम से एक स्कीम लेके आए हैं। ठीक है, क्या है इसका उद्देश्य, क्या है इसका, तो भारत के समुद्री तट के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वर्गीकरण की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, यह योजना जो है वो मनरेगा, कैंपा फंड, ठीक है, और अन्य संसाधनों के माध्यम से और अन्य संस्थानों के माध्यम से, संसाधन लिख गया भैया मैं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है यार। ठीक है, खुद से ही करता हूँ टाइपिंग तो दिक्कत आ जाती है। अब अपन इतने बड़े लोग तो हैं नहीं यार टाइपराइटर रखें, अपन तो सीधा एक ही रखते हैं कि भाई अपने हाथ से ही कर लेते हैं, मोबाइल से जो हो जाता है उतना। चलो दोस्तों आगे चलते हैं अपन। मैंग्रोव वन क्या होते हैं उनको देख लो। तो मैंग्रोव जो वन होते हैं वो लवणीय जल के प्रति सहिष्णु होते हैं। मतलब मैंने आपको बताया था कि तट के समानांतर समुद्र का जो हल्का दलदली भूमि होती है, समुद्र और ज़मीन के बीच में दलदली भूमि होती है डेल्टा टाइप की, वहाँ पर ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो लवणीय जल के प्रति सहिष्णु तो होंगे, तभी तो वहाँ पर लवणीय जल में पैदा हो रहे हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में 4 गुना अधिक कार्बन पृथक्करण करने में सक्षम हैं। मतलब जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हैं अपने, जिनको हम क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ। ठीक है, लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को, मतलब पृथ्वी के फेफड़े, उनकी तुलना में ये 4 गुना अधिक कार्बन पृथक्करण करने में सक्षम है। मतलब जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं या कार्बन किसी भी फॉर्म में हम वायुमंडल के अंदर डालते हैं, तो मान लो 1% यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एब्जॉर्व करेंगे तो मैंग्रोव वन लगभग 4% करेंगे। ठीक है मेरे मित्रों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। दोस्तों अब हमारा अगला टॉपिक है अमृत धरोहर योजना। कौन सी? अमृत धरोहर योजना। ठीक है, अमृत धरोहर योजना को दोस्तों आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना, आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने, जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरणीय पर्यटन के अवसर, स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन बढ़ाने के लिए अगले 3 वर्षों में हम इस योजना को कार्यान्वित करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा योजना, पहले आप योजना को देख लो एक बार। ठीक है, तो जैव विविधता को बनाए रखने के लिए, किसको? जैव विविधता को बनाए रखने के लिए आर्द्र भूमि महत्वपूर्ण है। भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या 2014 में 26 थी, ये अब कितनी हो चुकी है? 75 हो चुकी है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन, जो रामसर सम्मेलन है, वो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। अब आपने ये सब कुछ देख लिया, अब प्रश्न कैसे बनेंगे वो चीज़ देख लो, उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ते चलेंगे इसको। ठीक है, तो मेरे मित्रों जो अमृत धरोहर योजना है, पहली बात तो इसका नाम सुनो, अमृत धरोहर, मतलब धरोहर जो अमृत समान है उनके संरक्षण के लिए एक योजना आई है। ठीक है, तो आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि पहले तो समझो होती क्या है। तो आर्द्र भूमि का मतलब होता है दोस्तों दलदलीय भूमि, दलदलीय क्षेत्र जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता भी पाई जाती है, उसको बोलते हैं अपन अमृत धरोहर, आर्द्र भूमि। ठीक है, अब देखो मेरे मित्रों आर्द्र भूमि क्या क्या करती है, तो जैव विविधता का संरक्षण करती है, कार्बन स्टॉक बढ़ाती है। कार्बन स्टॉक का मतलब है हम जो वायुमंडल में कार्बन छोड़ते हैं उसको वो सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और क्या करती है, जैसे आर्द्र भूमियाँ जो होती हैं वो पृथ्वी के लिए, जो आप भूमि का जल देखते हो ना, उनको संरक्षित करने का बहुत बड़ा क्या बोलते हैं स्रोत हैं वो। जितनी ज़्यादा आर्द्र भूमियाँ होंगी, आर्द्र भूमियों का संरक्षण होगा, ठीक है, उतना क्या होगा, धरती का जो वाटर लेवल है वो बढ़ेगा, जैव विविधता बढ़ेगी। कार्बन को जो स्टॉक हैं, जो कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं हम वायुमंडल से, हम मतलब प्रकृति जो एब्जॉर्ब करती है, तो कार्बन का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव कम होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव कम होगा तो ये जो आप देख रहे हो, अभी 2 मिनट पहले आपने देखा था कि जो एवरेज टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है वो भी नहीं बढ़ेगा, वो भी डाउन हो जाएगा। ठीक है मेरे मित्रों, तो योजना के बारे में तो आपको पता लग गया। ठीक है, कि अगले 3 वर्षों में हम इस योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं उसका कारण भी पता लग गया। अब यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे प्रीलिम्स के लिए, या मैं कहूँ तो किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के लिए, कि भारत के अंदर 2014 में कितनी थी रामसर साइट, तो 26। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। तो मतलब क्या पूछेंगे आपसे कि वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट हैं, तो 75। और भैया जहाँ आपने इकोलॉजी इन्वायरमेंट स्टैटिक पोर्शन पढ़ा हो, वहाँ पर इन 75 के नाम जाके और देख लेना एक बार। ठीक है, इन 75 के नाम देख लेना, ये आपका होमवर्क है। इतना सा आप भी करना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबे लंबे हो जाएंगे, हमें भी दिक्कत आएगी हर चीज़ कराने में। ठीक है,
देखो दोस्तों, रामसर सम्मेलन हुआ था आपका ईरान के अंदर, ठीक है। वहाँ पर रामसर नाम का शहर में एक सम्मेलन हुआ, किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय जो आर्द्र भूमियाँ थी, जो महत्व की आर्द्र भूमियाँ थी, उनको संरक्षण देने के लिए, उनके संरक्षित करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और ये क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, मतलब कई देशों के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, एक म्यूचुअल फॉर्मेशन है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं मित्रों अपन थोड़ा सा और आगे। देखो दोस्तों, ये तो मैं आपसे कहूँ कि इस पर तो 5 स्टार लगा लो आप, 5 स्टार, ठीक है, 5 सितारा आइए। तो लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, किसको? तो यायात्सो झील, ठीक है। कौन सी? यायात्सो झील। अब मेरे को एक और बात बता दो, गलवान में जो झील है, जिसको लेके चीन वर्सेज इंडिया हुआ था, भारत वर्सेज चीन जो हुआ था, उस झील का क्या नाम है? ठीक है, एक झील तो ये हो गई आपकी यायात्सो झील, यायात्सो, ठीक है। इसको क्या किया गया है? पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, ठीक है। अब गलवान घाटी के अंदर कौन सी जो लेक थी जिसके आसपास या जिसको लेकर विवाद हुआ था भारत और चीन के अंदर, ठीक है, वो आपका होमवर्क है, उसको आप देख लेना। इसको मैं पढ़ा देता हूँ। तो यायात्सो जो झील है वो लद्दाख में एक झील है और इसे पक्षियों के स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यह झील लगभग 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील जो है काली गर्दन वाले सारस, काली गर्दन वाला क्रेन, इसके लिए क्या है? लोकप्रिय प्रजनन स्थल है, प्राकृतिक रूप से प्रजनन स्थल है। यहाँ आपके लिए प्रश्न बन गए 2-3। पहला प्रश्न बन गया यायात्सो झील कहाँ पर स्थित है, ये बन गया ज्योग्राफी का प्रश्न आपका, कौन सी जगह पर है? लद्दाख के अंदर, ठीक है। दूसरा बनेगा आपका लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? तो यायात्सो झील को। अब तीसरा क्वेश्चन बनेगा आपका कि यायात्सो झील कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? तो 4820। वैसे ये कम बनेगा, ये प्रश्न बनने के चांस कम है, लेकिन ये प्रश्न जरूर बन सकता है कि काली गर्दन वाले क्रेन के लिए कौन सी जैव विविधता विरासत स्थल को घोषित किया गया है? जो यायात्सो झील, या फिर यायात्सो झील निम्नलिखित में से किस प्रकृति के किस जीव का संरक्षण करती है? तो काली गर्दन वाले क्रेन का संरक्षण करती है, ठीक है मेरे मित्रों। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। देखो दोस्तों, जैव विविधता अधिनियम 2002, भारत सरकार ने एक अधिनियम पारित किया, जैव विविधता अधिनियम 2002। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 आपने देख ही लिया। अब यह है जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। इसके द्वारा क्या है कि राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार द्वारा किसी भी साइट को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया जा सकता है, अधिसूचित किया जा सकता है, ठीक है। अधिसूचित कौन करता है इसको? कोई भी राज्य सरकार करती है, ठीक है। तो अभी ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, तो किसके द्वारा किया गया होगा? केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। लेकिन आपसे यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसी भी साइट को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है? तो पूछ लेंगे जिला प्रशासन के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, विधि मंत्रालय द्वारा या पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, इस तरह से आपसे पूछ लेंगे। तो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, ठीक है मेरे मित्रों। और किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है? तो जैविक विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत किया जाता है। ओके दोस्तों, अब मेरे मित्रों अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो दोस्तों आगे जो है वो है आपका प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। ये 7 नंबर पे, तो इसको 7 स्टार लगा दो। 5 स्टार में पहले उसको दे चुका हूँ, इसीलिए इसको 7 स्टार लगा दो आप। मतलब प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर तो भाई वो है ना, आज शेरों से तेरा दंगल तू भाग मिलका, तो ये शेर जो है वो हमारे शेरों से लड़ेंगे। मतलब आप जो शेर हो ना, आप टाइगर हो, तो आपका दंगल इन्हीं शेरों से है, ठीक है दोस्तों। दुड़की मारो दोस्तों, लगाओ पूरी दम लगा दो जितनी है यार, क्या करोगे घर ले जाके इस जान का, पूरी की पूरी निचोड़ के डाल दो आरएस के अंदर। तो दोस्तों प्रोजेक्ट चीता की बात कर लेते हैं अपन। तो प्रोजेक्ट चीता क्या है मित्रों? तो एक राष्ट्रीय स्तर की परियोजना है प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर की परियोजना। सॉरी दोस्तों, ये प्रोजेक्ट टाइगर की बात नहीं कर रहे अपन, ये प्रोजेक्ट चीता है। कौन सा है? प्रोजेक्ट चीता। सॉरी ये 7 स्टार है, इसको लगा लेना। प्रोजेक्ट टाइगर आगे आएगा तब मैं उसको पढ़ाऊंगा, मैं कंफ्यूज हो गया था। प्रोजेक्ट चीता, चीता को टाइगर बोल गया, क्योंकि चीता आपका
पैंथर होता है, तो पैंथर की बात कर रहे हैं अपन। प्रोजेक्ट चीता, तो प्रोजेक्ट जो चीता है वो राष्ट्रीय स्तर की परियोजना है। आपकी समझ में आ गया होगा, जो अफ्रीका से 20 चीता हम मंगा रहे हैं उनको कहाँ पर अवस्थित किया जा रहा है और किस किस की ये योजना है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, कौन सा? बाघ संरक्षण प्राधिकरण, और मध्य प्रदेश सरकार इसमें शामिल है इस परियोजना के अंतर्गत। ठीक है मेरे मित्रों, आपसे पूछ लेगा कौन कौन से जो संस्थाएं हैं और कौन सी सरकार है उसके अंदर शामिल है। तो राष्ट्रीय जो है बाघ संरक्षण प्राधिकरण और आपका मध्य प्रदेश सरकार इसके अंदर शामिल है इस परियोजना के अंदर। ठीक है मेरे मित्रों, तो इस परियोजना के तहत चीतों को क्या किया जा रहा है, उनके मूल स्थान मतलब नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से क्या किया जा रहा है, उनको मध्य प्रदेश एमपी के कून्हो राष्ट्रीय पार्क के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से एक और चीज़ आ गई आपके सामने निकल के, कून्हो नेशनल पार्क निम्नलिखित में से भारत के अंदर कौन सी जगह पर स्थित है? तो कौन सी जगह स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश के अंदर। मतलब जो प्रोजेक्ट चीता है उसका संबंध किस राष्ट्रीय उद्यान से है, इस तरह से भी आपसे प्रश्न आ सकता है। तो कून्हो राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है, तो भारत में जो प्रोजेक्ट चीता चलाया जा रहा है, जो चीता प्रोजेक्ट है, विश्व का ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जो एक बड़े मांसाहारी जीव को दूसरे महाद्वीप में बसाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है मेरे मित्रों, और इसके द्वारा 20 जो चीते लेकर आए जा रहे हैं उसमें भी एक चीज़ है कि अगर इसमें से आधे भी बच जाते हैं, आधे भी नहीं मरते और आधे मर जाते हैं, तो ये सफलता की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ठीक है मेरे मित्रों, तो इसमें क्या है, भारत का जो चीता प्रोजेक्ट है विश्व का ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जहां पर एक बड़े मांसाहारी जीव को दूसरे कॉन्टिनेंट में बसाने की क्या की जा रही है, कोशिश की जा रही है। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या है कि 20 अफ्रीकी चीतों को भारत लाया गया है। ठीक है, और 1952 में जो चीता है भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था कि 1952 के बाद भारत में जो एशियाई चीता है, इंडिजिनस अपना भारतीय चीता है, वो नहीं दिखा है। ठीक है मेरे मित्रों, अब चलते अपन थोड़ा सा और आगे। तो मेरे दोस्तों, अगली हमारा न्यूज आर्टिकल है ग्रोस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क। आपने जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा। अब देख लो ग्रोस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क। ठीक है, तो एक संस्था है दोस्तों, इसका नाम है क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव। कौन सी? क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव। इस संस्था के द्वारा जारी जलवायु जोखिम का सामना करने वाले जलवायु जो परिवर्तित हो रही है उसके द्वारा जो भी जोखिम हो रहा है, जो जोखिम उठाने पड़ रहे हैं, जो जोखिम उठाने पड़ेंगे, उनमें शीर्ष 50 प्रांतों में चीन के 26, भारत के 9 और अमेरिका के प्रांत सबसे अधिक असुरक्षित हैं। मतलब जो 50 सबसे असुरक्षित है ना, अगर क्लाइमेट चेंज इसी तरह से होता रहा तो जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा काल मंडरा रहा है, यमराज अपना भैंसा लेके तैयार बैठे हैं, तो उनमें से चीन के 26 प्रांत हैं भैया। देख लो आप, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पेट्रोल ज़्यादा जलाना है, डीजल ज़्यादा जलाना है, जलवायु परिवर्तन जितना ज़्यादा हो सकता है उतना करो, चीन खुद से ही मर लेगा। लेकिन भारत के भी 9 प्रांत हैं जिन पर रिस्क है और अमेरिका के 5 प्रांत हैं जो सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं। मतलब 50 में से 26 चीन के हैं, भारत के 9 हैं और अमेरिका के 5 हैं। ठीक है मेरे मित्रों, तो भारत के कौन कौन से हैं उन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो भारत के जो हैं उसमें है पंजाब है। अब आप बोलोगे पंजाब पर क्या खतरा है? भाई पंजाब पर बहुत खतरा है, क्लाइमेट चेंज होगा तो नदियों की बाढ़ है वो आने लग जाएगी पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा। और दूसरा, सबसे ज़्यादा कृषि प्रधान कौन सा है? पंजाब है, हरियाणा है, तो सबसे ज़्यादा पंजाब खतरे के अंदर है। कृषि डिस्टर्ब होगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कृषि डिस्टर्ब होगी तो बहुत ज़्यादा आप रासायनिक खाद और उन चीज़ों का यूज़ करोगे। तो अभी तो एक कैंसर ट्रेन चल रही है, पता नहीं कितनी कैंसर ट्रेन चलने लग गई। ठीक है, किसी के मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, खुद ही चल रही है। यमराज के भैंसे बैठ गए, यमराज हम भी बैठेंगे। एक अपना बिहार है, ठीक है, यूपी है, आसाम है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और केरल है। ठीक है, जलवायु जो परिवर्तन होगा उनका सबसे ज़्यादा असर कहाँ पड़ेगा? यहाँ पर। अब आप बोलोगे सर राजस्थान पे क्या असर पड़ेगा? राजस्थान भैया रेगिस्तान, मुंह फाड़ के बैठा, खा जाएगा पूरा। ठीक है, और जो असम है वो वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक जोखिम वाला राज्य है। ठीक है, इन 50 में भी सबको लीड कर रहा है, वो कर रहा है अपना आसाम। मतलब आसाम सर्वाधिक जोखिम वाला है। आपको पता ही होगा, जैसे जैसे ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका जो माजुली द्वीप है, जो एक जिला भी घोषित किया जा चुका है, वो धीरे धीरे उसमें कटाव शुरू हो गया है। और ऐसा लग रहा है भविष्य में अगर इसी तरह से जल स्तर बढ़ता चला गया तो 2050 तक माजुली द्वीप हो सकता है अपने अस्तित्व के लिए भी लड़ता हुआ आपको दिखाई दे। ठीक है मेरे मित्रों, अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे दोस्तों। ठीक है, तो यह जो रिपोर्ट है दोस्तों, अत्यधिक चरम मौसम,
जलवायु परिवर्तन, बाढ़, जंगल की आग, गर्मी, समुद्र का स्तर में वृद्धि, इमारत और संपत्तियों को होने वाले नुकसान, ठीक है, के आधार पर तैयार की जाती है। वो टाइपिंग मिस्टेक्स हैं दोस्तों, अपने हाथ से टाइपिंग की है, हम ही खुद ही अपने हाथ से काम करेंगे तो यही होगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं, उनको मैं साथ ही साथ आपको बताता रहूँगा। वैसे तो मैंने कोशिश की है कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है दोस्तों, तो नुकसान जो है उसके आधार पर तैयार की गई, कौन कौन से नुकसान है उसके आधार पर तैयार की गई। अब आपको नाम याद रखने हैं, 50 शीर्ष, ठीक है, शीर्ष 50 राज्य। कौन सी संस्था ने इनको किया है, तो क्रॉस डिपेंडेंस इनिशिएटिव के द्वारा 50 प्रांतों में 26 चीन के हैं, 9 भारत के हैं, 5 अमेरिका के हैं। 9 कौन कौन से प्रांत हैं उनके नाम याद रख लेना। सर्वाधिक जोखिम वाला कौन सा है, तो आसाम है, उसका भी नाम याद रख लेना। और किस आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है, तो अत्यधिक चरम मौसम, जलवायु परिवर्तन जैसे बाढ़, जंगल की आग, गर्मी की लहर और समुद्र, मतलब जो भी है आप देख लो, मैंने आपको पढ़ा दिया। अब चलते हैं मित्रों थोड़ा सा और आगे अपन। तो दोस्तों यहाँ पर एक और, मतलब ये 9वें नंबर की खबर है तो इसको 9 स्टार लिख देना। अब आप बोलोगे भाई सर जौन से नंबर की है उसी स्टार लगाते जा रहे हो। भाई तुम इम्पोर्टेंट है वो बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। हो सकता है आरएएस के मेंस के अंदर आपको सीधा सीधा पूछ ले, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 50 शब्दों में आपसे पूछ लेगा, 5 अंक हैं सीधे के सीधे। और इसकी बहुत चर्चा हो रही है वैश्विक स्तर पर। मोदी जी जहाँ जा रहे हैं बिग कैट अलायंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम मित्रों अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो देखो यह एक प्रस्तावित मेगा वैश्विक संगठन है। ठीक है, पहले तो मैं आपको मोटा मोटी साधारण शब्दों में बता देता हूँ कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है। तो इंटरनेशनल का मतलब हो गया अंतर्राष्ट्रीय, बिग कैट का मतलब हो गया शेर, चीता और टाइगर वगैरह ये हैं, और उनका एक अलायंस, मतलब ऐसे देश जहाँ पर इन जीवों की संख्या अत्यधिक पाई जा रही है या पाई जाती है, वो देश क्या करो भैया, इनके संरक्षण के लिए एक अलायंस बनाओ। क्योंकि जो सीमाएं हैं वो मनुष्यों के लिए हैं, जानवरों के लिए नहीं। अब मान लो इंडिया का कोई वो लगा दिया, रेडियो कॉलर लगा दिया, अब वो निकलते घूमते फिरते नेपाल में घुस गया। अब इंडिया क्या ये थोड़ी बोलेगा कि भाई रेडियो कॉलर से वो आ रही है तो इंडिया ये नेपाल के अंदर घुस चुका है, अपनी जिम्मेदारी नहीं है, अपन नेपाल को इन्फॉर्म कर देंगे। अब वो नेपाल होकर चाइना निकल गया, हम निकलेगा तो निकलेगा, जानवर है वो तो कहीं भी जा सकता है। तो इस तरह का एक बिग कैट अलायंस बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, प्रस्तावित एक मेगा वैश्विक संगठन है जो 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों जिनमें चीता, जगुआर, प्यूमा, हिम तेंदुआ, तेंदुआ, शेर और बाघ की सुरक्षा और संरक्षण की दिशा में काम करेगा। ठीक है मेरे मित्रों, इसकी प्रमुख गतिविधियों में विशेषज्ञ समूहों के बीच में साझेदारी, पर्यावरण पर्यटन, क्षमता निर्माण, ज्ञान ई पोर्टल, साझेदारी, वकालत, वकालत का मतलब होता है दोस्तों यार वित्त दोहन, ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। वकालत का मतलब होता है अपन पैरवी करते हैं किसी चीज़ को लेके कि भाई हमारे यहाँ हम बातचीत करेंगे ना, जैसे हमारे यहाँ संरक्षण के लिए ये काम किए गए हैं तो हम उसको बताएंगे भाई हमने ये काम कर दिया, तुम ये करो, तो उस तरह की वकालत। ठीक है, वित्त दोहन, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, शामिल होंगी। और गठबंधन का उद्देश्य बड़ी बिल्लियों के संरक्षण और उस पर जागरूकता और अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, संसाधनों का भंडार, क्षमता निर्माण, बेंचमार्क, इस तरह के क्या है, इस तरह की जानकारी और इनका प्रचार प्रसार करना, भाई जागरूकता पैदा करना लोगों के अंदर, इसके लिए एक बड़ा मंच पैदा करेगा, एक बड़ा मंच साझा करेगा, प्रदान करेगा। ठीक है, और दोस्तों गठबंधन की सदस्यता सन 97 रेंज देशों के लिए खुली होगी। मतलब जहाँ जहाँ तक रेंज हो सकती है इन 7 बड़ी बिल्लियों की, वो कहीं कहीं भी जा सकते हैं। तो ऐसे 97 देश हैं, तो ये सारे के सारों के लिए सदस्यता खुली। आप आओ और सदस्यता ग्रहण करो। इसमें क्या है, बड़ी बिल्लियों का प्राकृतिक आवास, ठीक है, साथ ही अन्य इच्छुक राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये भी क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। देखो 57 कौन से देश हैं जहाँ पर बड़ी बिल्लियों के लिए प्राकृतिक आवास की सुविधाएं, और इसके अलावा जो और भी इच्छुक राष्ट्र हैं वो भी इसके सदस्य बन सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसके सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, और $100 मिलियन की आरंभिक पूंजी के साथ में प्रारंभ किया जाएगा। पाकिस्तान बोल रहा है कि यार आप बिल्लियों के संरक्षण के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हो, इतना हमें ही दे दो। पाकिस्तान को तो पैसा दिखा दो। आज पाकिस्तान की हालत तो बहुत ख़राब हो रखी है दोस्तों। अब चलते हैं मित्रों थोड़ा सा अपन और आगे। ठीक है, पाकिस्तान की स्थिति खराब है, अपनी ना हो एग्ज़ाम के अंदर। चलो दोस्तों अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखो लेंटाना, कैमरा और यूपेटोरियम, ठीक है, ये क्या है आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित मैंने लेंटाना क्या है। लेंटाना घास आप समझ जाओगे, लेकिन आपसे कैमरा पूछ लिया तो कैमरा आप देखना निकॉन का है कि कैनन का है, आप दिमाग लगाते रहना। ठीक है,
और यूपेटोरियम, देखो कि ये क्या है, आक्रामक पौधों की प्रजातियां, इनके कारण क्या है, गिद्धों के विस्तृत क्षेत्रों की सटीकता उपलब्धता घटती जा रही है, क्योंकि लेंटाना, कैमरा, यूपिटर, ये क्या है, छोटे छोटे पौधे हैं। अब गिद्ध तो इन छोटे छोटे पौधों के अंदर घुस नहीं सकते, इनमें रह नहीं सकते, गिद्धों को चाहिए बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पौधे, अलग अलग तरह की वनस्पति, जहाँ वो आराम से रह सकें, छुप सकें, अपने अंडे रख सकें, सुरक्षित रख सकें, ठीक है, अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें। अब ये क्या है, ये आक्रामक प्रजातियां हैं। अब इनसे क्या हो रहा है, उनके प्राकृतिक आवास का दोहन हो रहा है, उनका प्राकृतिक आवास समाप्त हो रहा है। ठीक है मेरे मित्रों, तो आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा, गिद्धों के जो विस्तृत क्षेत्र हैं उनकी उपलब्धता, जो उनका प्राकृतिक परिवेश है उनकी उपलब्धता घटाने में आपके इन चीज़ों का भी बड़ा योगदान है। अगर मेंस के अंदर आए और आप लिख देते हैं ये सेंटेंस, तो भाई सब नंबर मिलेंगे, 1 नंबर अपनी तरफ से एक्स्ट्रा डाल के जाएगा एग्जाम में। ठीक है मेरे मित्रों, अब चलते हैं अपन थोड़ा और आगे। तो देखो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र उच्च सागर संधि, अब पहले तो इसके नाम को समझ लो आप, ठीक है, नाम समझ जाओगे तो बाकी सारी चीज़ें खुद से ही समझ में आ जाएंगी। तो संयुक्त राष्ट्र उच्च सागर संधि, उच्च सागर का मतलब होता है, आप बोलोगे सर ऊंचा समुद्र, ऊंचा सागर, भाई ऊंचा सागर कैसे हो जाएगा, भाई ज़मीन से भी ऊंचा चला जाएगा, कितना ऊंचा चला जाएगा। उच्च सागर का मतलब होता है मेरे मित्रों, ऐसा सागरीय प्रदेश, ऐसा महासागरीय क्षेत्र जो किसी भी देश की टेरिटरी के अंदर नहीं आता है। मतलब ये है मेरे मित्रों कि जब कोई देश समुद्र से मिलता है, मान लो इंडिया है, इंडिया टच होता है समुद्र से, हिंद महासागर से, तो भारत की जो बॉर्डर बाउंड्री है वो कहाँ तक होगी, 200 नॉटिकल मील, मतलब भारत की जो मुख्य भूमि है वहाँ से 200 नॉटिकल मील जो एरिया है वो भारत का क्षेत्र कहलाएगा। लेकिन उसके बाद किसका क्षेत्र है, तो ये किसी का नहीं है, वो मुक्त क्षेत्र है, वहाँ पर कोई भी आए रिसर्च कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, मछलियाँ पकड़ सकता है, मतलब परीक्षण कर सकता है, जो उसका मन है वो कर सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उच्च सागर। अब तक वहाँ पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं था, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब दोस्तों क्या है, लाठी बहुत सारे लोगों के हाथ में आ गई। अब दुनिया में ऐसा तो है नहीं कि या तो यूएसएसआर के हाथ में लाठी है या अमेरिका के हाथ में, अब तो बहुत सारे लोगों के हाथ में लाठी है। इधर चाइना भी अपनी लाठी बजा रहा है, इंडिया ही बोल रहा है भैया अपने पास छोटी ही सही लेकिन लाठी तो है। तो क्या है, तो भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब तो नहीं चलने वाला। तो क्या किया गया कि संयुक्त राष्ट्र उच्च सागर एक संधि की गई, उसके बारे में देख लो, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों हाई सीज, उच्च सागर इसको बोल देते हैं अंग्रेजी में हाई सीज। संधि एक कानूनी रूप से बाध्यकारी है, ये कानूनी रूप से क्या है, बाध्यकारी है, और एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिससे क्या है, समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के ढांचे के भीतर विकसित किया गया है। कौन सी संस्था बनाई गई है इसके लिए, किस संस्था के अंतर्गत इस संधि है जो है उसको किया जा रहा है, तो कौन सी संस्था करवा रही है, कौन सी संस्था इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो उसका नाम है दोस्तों समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। ठीक है, क्या है, समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, UNCLOS। ठीक है, इसके ढांचे के भीतर विकसित किया जा रहा है इसको। यह संधि UNCLOS के तहत एक कार्यान्वयन समझौते के रूप में कार्य करेगी। किस तरह से काम करेगी, जैसे पेरिस समझौता जो मैंने अभी आपको बताया, पेरिस समझौता हुआ है वो UNFCCC के तहत कर रहा है। मतलब UNFCCC क्या करता है, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उस तरह के सम्मेलन का आयोजन करवाता है। उसी तरह से UNCLOS ये जो संस्था है वो क्या करेगी, वो जो हाई जो सी हैं, हाई सी संधि हैं, उसके लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है मेरे मित्रों, मतलब इसका कार्यान्वयन कौन सी संस्था करवाने वाली है, तो UNCLOS। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों संधि का उद्देश्य क्या है, तो इस संधि का उद्देश्य है महासागरों और समुद्री जीवन की रक्षा के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करना। ठीक है, विशेष रूप से ऊंचे समुद्रों में जो पहले से किसी ढांचे के अंतर्गत नहीं आते हैं, किसी देश के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब वहाँ पर कोई भी देश आगे बम फोड़ दिया, परीक्षण कर लिया अपना, वहाँ क्या हुआ, जो वहाँ की जैव विविधता थी वो समाप्त हो गई। उल्टा सीधा आया वहाँ पर जो वहाँ पर क्या बोलें आपको, लोकल रूप से कुछ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अब बंदा आया, वहाँ से आया, उनको भर के ले गया, अपने यहाँ पे पटक दी मछलियों की जाती हैं प्रजातियाँ। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें क्या थी, वहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस का कार्यक्रम चल रहा था। तो उस कार्यक्रम को कम करने के लिए एक समझौता किया जा रहा है, बस इतनी सी बात है, बाकी कोई बात नहीं मित्रों। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों इसमें क्या है, किसी भी क्षेत्र के EEZ मतलब 200 नॉटिकल मील, ठीक है, जो अपन बात कर रहे हैं इंडिया के क्षेत्र में। ठीक है, प्रादेशिक सागर या आंतरिक जल क्षेत्र के बाहरी समुद्री क्षेत्र शामिल होते हैं। इस क्षेत्र पर किसी भी देश का कोई अनन्य अधिकार नहीं होता है। इसका महत्व क्या है मेरे मित्रों, तो इसका महत्व है
उच्च समुद्र विश्व के महासागर क्षेत्र का लगभग 60% से अधिक हिस्सा है और पृथ्वी की सतह से लगभग आधे हिस्से को कवर करते हैं। ठीक है, उन्हें समुद्री जीवन का केंद्र बनता है, उनसे क्या होता है, समुद्री जीवन का केंद्र बनाता है। वे लगभग 2.7 लाख प्रजातियों का घर है, जिनमें से कई की खोज होना भी बाकी है। मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, हिंदू धर्म के अंदर 84 लाख प्रजातियाँ हैं। कितने? 84 लाख योनियाँ हैं, जिनमें एक व्यक्ति घूमता है। ठीक है, लेकिन मेरे मित्रों अभी आपको जान के आश्चर्य होगा कि आधुनिक जो विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान आपकी 82 लाख से लेकर के और 87 लाख प्रजातियां होने का अनुमान लगाता है अर्थ के ऊपर। ठीक है, 82 लाख से 87 लाख। ठीक है, और हिंदू धर्म ग्रंथ 84 लाख योनि पहले ही बताते हैं। तो वो 84 लाख योनियाँ जिनमें आत्मा भटकती है, वो ये 84 लाख प्रजातियाँ ही हैं। ठीक है मेरे मित्रों, ऐसा कई लोग बोलते हैं, उन्हीं के आधार पर मैंने भी बोला है। ठीक है, अभी भैया मेरे को कमेंट सेक्शन में आके ज्ञान मत देना, आप हिंदू धर्म का प्रचारक बने बैठे हो, ये बैठे हो वो बैठे हो। जो बात आई तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, और इस तरह की बातें अगर बीच में आपको बताता चले तो अच्छी बात है। वे कार्बन के अवशोषक के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करके, सौर विकिरण को संग्रहित करके और दुनिया भर में गर्मी वितरित करके ग्रह स्थिरता में मौलिक भूमिका निभाकर जलवायु को नियंत्रित करते हैं। इसीलिए वे मानव अस्तित्व और कल्याण के लिए मौलिक हैं। देखो दोस्तों, जो हाई सी है वो मानव कल्याण के लिए मौलिक हैं। देखो 60% एरिया ऐसा है जो किसी भी देश के आसपास नहीं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा है, जैव विविधता को दे रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आ रही हैं। मतलब सीधी सीधी बात है, हमारे अस्तित्व के लिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी है जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा गंद मचाते हैं। तो मेरे मित्रों अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। ठीक है, तो उच्च सागर क्या है इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब बार बार बताने का क्या मतलब है, मैंने लिखा था इतना लिख गया यार, डबल बार लिख गया, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो ठीक है, जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन चलते हैं रेड टाइड के ऊपर। रेड टाइड का मतलब होता है लाल ज्वार भाटा। ठीक है, रेड टाइड, टाइड का मतलब होता है ज्वार भाटा, लाल रंग का। तो फ्लोरिडा के तट पे मैक्सिको की खाड़ी में आता है। कौन सी जगह पर आता है? मैक्सिको की खाड़ी में। ज्योग्राफी में जाके देखना, मैप पर जाके मैक्सिको की खाड़ी कौन सी जगह पर अवस्थित है, उसकी अवस्थिति एक बार जाके देख लेना। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न आ जाते हैं आपसे और आप इधर उधर देखते रह जाते हो कि पता नहीं कौन से पूछ लिया। भाई करंट अफेयर में वो चर्चा में रहा था इसलिए पूछा है। ठीक है, तो फ्लोरिडा के तट पे मैक्सिको की खाड़ी में आता है। यह गर्मियों और बसंत के दौरान आता है, गर्मियों के मौसम में और बसंत के मौसम में, जब आप बसंत पंचमी मना रहे होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ये एक तरह का शैवाल का पृष्ठफुटन है। कौन सा? शैवाल का पृष्ठफुटन है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? कनेरिया ब्रेविस। शैवाल का नाम क्या है? कनेरिया ब्रेविस। ठीक है, जब ये शैवाल बढ़ता है तो जो समुद्र का पानी है वो लाल हो जाता है, एकदम लाल। और जब ज्वार भाटा आता है तो ऐसा लगता है लाल रंग का ज्वार और लाल रंग का भाटा आ रहा है, इसीलिए इसको रेड टाइड बोलते हैं। ये अभी हम लोगों को पता लगने लग गया, जब विज्ञान विकसित हो गया कि कनेरिया ब्रेविस है ये। ठीक है, उससे पहले तो यही समझते थे लोग, भाई लाल रंग का पानी हो जाता है, रेड टाइड आता है, उसका नाम ही रेड टाइड है। ठीक है, यह मनुष्य, मछली और समुद्री स्तनधारियों सबके लिए क्या है? हानिकारक है। ये शैवाल क्या है? मनुष्यों के लिए, मछलियों के लिए और स्तनधारी सबके लिए हानिकारक है, इसीलिए लाल रंग का है। पहले बता देता है भैया मैं खतरे की घंटी हूँ। ठीक है मित्रों, चलो तो अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखो दोस्तों, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज मतलब IPCC, ठीक है, इसने क्या किया है? स्विट्जरलैंड में छठे मूल्यांकन चक्र के लिए अपनी विश्लेषण रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, देखो ये जो विश्लेषण रिपोर्ट इसने जारी की है ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आप प्रीलिम्स के अंदर इसको छोड़ भी दोगे तो प्रीलिम्स के अंदर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो छठे मूल्यांकन चक्र की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट क्या करती है? देखो दोस्तों, ये जो हमारे नीति निर्माता हैं, वैश्विक स्तर पर जितने भी देश हैं जो इसके सदस्य हैं और वो नीतियों का निर्माण करते हैं, तो जब वो रिपोर्ट जारी होती है तो पर्यावरणीय परिस्थितियों को इनके अनुसार वो ध्यान में रखकर फिर उसके बाद ही क्या करते हैं? नीतियाँ बनाते हैं। ठीक है मेरे मित्रों, अपन चलते हैं आगे, देख लेते हैं। छठवीं रिपोर्ट है, इस चीज़ को आप याद रखना। तो नीति निर्माण के लिए 6 प्रमुख संदेश दिए हैं इसने। क्या संदेश दिया है दोस्तों? देखो, इसने दिया है कि ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है उसको क्या करो? कम करो, क्योंकि 1850 से 1900 1.1 डिग्री की सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर जा चुका है। मतलब जो पूर्व औद्योगिक स्तर है हमारा, जहाँ से औद्योगिक क्रांति हुई थी विश्व में पहली बार कहीं पर, ठीक है, इसको पहचान दी गई औद्योगिक क्रांति, पूर्व औद्योगिक क्रांति, मतलब जो हमारा औद्योगिक क्रांति हुई थी वैश्विक स्तर पर, तो इस चीज़ को पहचान देने लग गए हम 1970-1980 के दशक में कि हमें जो तापमान है उसको, जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसको पहले तक जो टेम्परेचर था उस तक ही रोक के रखना है, उससे ज़्यादा हमें नहीं बढ़ने देना है। ठीक है, वहाँ से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है तो ठीक है, उससे ज़्यादा अपन को नहीं बढ़ने देना है। उससे ज़्यादा बढ़ेगा तो अपन भी बढ़ लेंगे भाई दूसरी तरफ। ठीक है,
वर्तमान कार्यकलापों में तापमान में और वृद्धि होगी और मनुष्यों और अन्य जीवों पर प्रभाव होगा, अधिक गंभीर हो जाएगा। ठीक है मेरे मित्रों, मौजूदा उत्सर्जन स्तर पर कार्बन बजट असंतुलित हो जाएगा। हमें सभी क्षेत्रों में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में तत्काल कटौती करने की ज़रूरत है, 1 दशक के अंदर अंदर। ये क्या बोल रही है, ये जो रिपोर्ट है वो बोल रही है मेरे मित्रों। ठीक है, व्यापक विद्युतीकरण करना है हमें। ठीक है, व्यापक विद्युतीकरण कैसे करना है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल विद्युत के माध्यम से। ठीक है, ज़्यादा और उधर उधर नहीं करना, अपन को अधिक से अधिक बैटरी चालित वाहनों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ऐसी बाइक खरीदो भैया, ज़्यादा एवरेज दे, कम पेट्रोल जलाए, या फिर इलेक्ट्रिक। ठीक है, वनों का संरक्षण रोकना है, इस तरह की नीतियाँ बनानी है कि वनों का संरक्षण रोके, वनों का संरक्षण हो सके। ठीक है, राजनीतिक प्रतिबद्धता और समानता क्या करनी है, इस बदलाव को करने में महत्वपूर्ण है। वही मैंने आपको बताया, मेंस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है ये, प्रीलिम्स के लिए उतना ज़रूरी नहीं है। आपके प्रीलिम्स के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो आ गई। ये मैंने बस इसी संस्था के चक्कर में इस चीज़ को बताया कि भाई आपको बैकग्राउंड तो बता दूँ कम से कम, कि भाई कोई संस्था, कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसने रिपोर्ट निकाली। रिपोर्ट क्यों निकाली, अब आप पूछने लगा सर रिपोर्ट निकाल दी, रिपोर्ट के बारे में तो कुछ बताया नहीं, तो रिपोर्ट के बारे में मित्रों मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो और अब क्या है ये देखो, IPCC के बारे में अपन देख लेते हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, देखो दोस्तों, इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इन दोनों संस्थाओं के द्वारा IPCC की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था इसकी स्थापना का, तो इसका उद्देश्य था सभी स्तरों पर सरकारों को वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना, जिसका उपयोग वे जलवायु नीतियों को विकसित करने के लिए करें। ठीक है, जलवायु जो नीतियां हैं उनको विकसित करने के लिए उन समाधानों का, उन वैज्ञानिक जानकारियों का प्रयोग करें। उसी तरह की वैज्ञानिक जानकारी को देने के लिए तो वो रिपोर्ट निकाली है स्विट्जरलैंड के अंदर इसने। ठीक है मेरे मित्रों, अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। देखो दोस्तों, इसके जो सदस्य हैं वो संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य हैं WHO के, वही सदस्य क्या हैं, IPCC के सदस्य हैं। उन्हीं सरकारों का एक संगठन है। वर्तमान में IPCC में 195 सदस्य हैं, मतलब वही है आपके UNO के अंदर जितने सदस्य हैं उतने ही आपके IPCC के अंदर हैं। ठीक है, अब चलते हैं मित्र थोड़ा सा और आगे, तो सीका हिरण के बारे में बात कर लेते हैं। सीका हिरण, इसे जापानी हिरण भी बोलते हैं। कौन सा हिरण, जापानी हिरण। देख लो भैया, हिरण भी जापानी। चित्तीदार, उत्तरी चित्तीदार हिरण के रूप में ये पाया जाता है। ये जापान, ताइवान, चीन के पूर्वी हिस्सों में पाई जाने वाली एशिया के हिरणों की प्रजाति में से एक है। तो आपसे पूछ लेगा सीका हिरण का प्राकृतिक आवास निम्नलिखित में से कहाँ पर है। ठीक है, अब चलते हैं मित्र थोड़ा और आगे। अब बात कर लेते हैं हमारी प्यारी गौरैया के बारे में। गौरैया का नाम तो आपने सुना, गौरैया देखी होंगी, छोटी छोटी चिड़ियाँ होती है ना, चिचिर 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 करती रहती हैं पूरे दिन, वो उसको बोलते हैं अपन गौरैया। घरेलू गौरैया दुनिया की सबसे आम और व्यापक प्रजातियों में से एक। और आप देखो, ये आम और व्यापक प्रजाति आप यदि किसी थोड़े से बड़े शहर में भी, मतलब छोटे छोटे जो शहर होते हैं, शहरी इलाके में अगर आप रहते हो, आपको गौरैया दिखाई नहीं देगी। आजकल ये स्थिति हो गई है। कुछ तो गौरैया क्या है, उनका प्राकृतिक आवास हमने ख़त्म कर दिया, कुछ गौरैया खेतीबाड़ी ख़त्म हो गई तो उससे ख़त्म हो गई, और फिर कुछ ये कि भाई पेस्टिसाइड का हम इतना इस्तेमाल करते हैं कीड़े मकोड़े मारने के लिए कि चिड़ियों की, गौरैयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम खुद ही अपना समाधान कर लेते हैं। और उसके अलावा एक और बात ये है कि उसके अंदर ऐसे ऐसे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं हम कि ज़्यादा कीड़े खाने के बाद पहले चिड़िया का पेट खराब हो जाता था, अब चिड़िया की ज़िंदगी खराब हो जाती है, अब चिड़िया खल्लास। ठीक है, तो देखो गौरैया के बारे में देख लेते हैं। तो घरेलू है, सबसे ज़्यादा आम और व्यापक प्रजाति जो पाई जाती है। 26 विशिष्ट प्रजातियां वैश्विक स्तर पर इसकी पाई जाती हैं। ठीक है, ये सभी प्रजातियां 3 महाद्वीपों अर्थात एशिया, अफ्रीका और यूरोप में पाई जाती हैं। ठीक है मेरे मित्रों, हम इसको पढ़ रहे थे क्योंकि विश्व गौरैया दिवस आया था, उसके बारे में बताने के लिए कि विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। देखो दोस्तों, गौरैया बहुत चर्चा का विषय रही है। जब विश्व गौरैया दिवस मनाया जा रहा था, मैं पुरानी न्यूज़ खंगाल रहा था तो बहुत सुर्खियाँ बटोरी थी इसने न्यूज़पेपर के अंदर। ठीक है, तो विश्व गौरैया दिवस आप इतना से याद रख लेना कि किन महाद्वीपों में पाई जाती है गौरैया और कितनी विशिष्ट प्रजातियाँ हैं इसकी, तो 26 प्रजातियाँ। ठीक है, तो विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। द नेचर फॉर एवर सोसाइटी ऑफ इंडिया एवं फ्रांस के EcoSIS एक्शन फाउंडेशन द्वारा विश्व गौरैया दिवस मनाने का विचार रखा गया था। ठीक है, घरेलू गौरैया के लिए एक दिन समर्पित किया जाए, इसमें कहा गया था,
ताकि उसकी सुरक्षा के बारे में प्रचार प्रसार किया जा सके। पहला गौरैया दिवस जो है वो 2010 में मनाया गया था। ओके मेरे मित्रों, ठीक है। थीम 2022 के लिए क्या थी? तो गौरैया से मुझे प्यार है। 22 लिख गया मैं, 23 के लिए दोस्तों, ठीक है। 2023 के लिए 2023 के लिए क्या थी इसकी? गौरैया से मुझे प्यार है, आई लव स्पैरोज। ठीक है मेरे मित्रों, इसका महत्व क्या है? तो इस दिवस का महत्व, तो गौरैया विलुप्त होने के कगार पर है। इसके संरक्षण जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। हमारे आसपास, घरों के आसपास जो गौरैया का दिखना एक आम बात थी, पर आसानी से देख सकते थे, लेकिन अभी उनको देखना लगभग नामुमकिन हो गया है। अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखो मेरे मित्रों, सिविल 20 इंडिया 2023 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लेना। उद्घाटन हुआ इसका नागपुर के अंदर, ठीक है। C20 इसका नाम है, C20। आपने G20 सुना होगा, G20 के अंदर ही आता है एक C20, ये वो C20 है, ठीक है। इसका आदर्श वाक्य क्या था? एट द रेट यू आर द लाइट, मतलब आप ही प्रकाश हैं, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं C20 के बारे में, सिविल 20 के बारे में। सिविल 20 क्या है मेरे मित्रों? तो सिविल 20 जो है दोस्तों, वो G20 के आधिकारिक एंगेजमेंट ग्रुप में से एक है, जो दुनिया भर के सिविल सोसाइटी संगठनों को G20 के विश्व नेताओं के सामने लोगों की आकांक्षाओं को आवाज़ देने के लिए एक मंच प्रदान करता है, ठीक है। भाई देखो, दुनिया भर से जो नेता जुड़े G20 के, अब उनको एक मंच दिया गया C20 नाम का। आप यहाँ पर खड़े हो जाओ और यहाँ से सिर्फ सिविल सोसाइटी के बारे में बात करो, बाकी और दूसरी किसी चीज़ के बारे में आपको नहीं बात करनी है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? उद्घाटन मतलब नागपुर के अंदर C20 का सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। आदर्श वाक्य था इसका, एट द रेट यू आर द लाइट, आप ही प्रकाश हैं, अपनिच भगवान है, अपनिच सूरज है, ठीक है मेरे मित्रों। अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे मेरे दोस्तों, ठीक है मेरे मित्रों। अगली अपनी जो न्यूज है वो है दोस्तों, थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सी जगह पर स्थित है? तमिलनाडु के अंदर, थानथाई, ठीक है। पूरा नाम याद रखना, थानथाई पेरियार, इसका नाम है थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सी जगह पर? तमिलनाडु में। पहला प्रश्न मिलेगा आपको ये दोस्तों। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका, मैं आपको बता रहा था बहुत देर से, नीलगिरी BSR बायोस्फीयर रिजर्व और कावेरी दक्षिण वन्यजीव संरक्षण जो अभ्यारण्य है आपका, उसके बीच के संयुक्त जो दोनों बिंदु मिलते हैं, मतलब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोनों जहाँ पर मैच होते हैं, मिलते हैं, वहीं पर अवस्थित है कौन? थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है मेरे मित्रों। आपको ये चीज़ ही याद रखनी है, बाकी कितनी प्रजातियां मिलती हैं वहाँ ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है दोस्तों। थानथाई का नाम याद रखना है, थानथाई पेरियार रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु के अंदर, ठीक है मेरे मित्रों। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। तो दोस्तों, सतत तटीय प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय केंद्र, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, इसकी स्थापना 2011 के अंदर की गई। इसका उद्देश्य क्या था? तटीय पारिस्थितिकी तंत्र, आवास और समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए एकीकृत तटीय प्रबंधन समाधान प्रदान करना, ठीक है मेरे मित्रों। देखो दोस्तों, टिकाऊ तटीय प्रबंधन और प्रथाओं को बढ़ावा देने वाले अनुसंधान आधारित समाधानों को विकसित करना, ये इसके कार्य हैं। कार्य क्या हैं ये आपको पता लगी, दोनों क्या क्या उद्देश्य हैं इसके, क्या क्या कार्य हैं कि तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे भी करके बचाओ यार, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, चाहे वहाँ पे कोई अनुसंधान करो, और कुछ करना चाहो करो, इसके साथ चाहे सालसा खेलो, चाहे लूडो खेलो, मतलब तटीय प्रबंधन को बचा लो, बस सीधी सीधी बात है। तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बचाओ, क्योंकि तटीय पारिस्थितिकी तंत्र यदि नहीं बचा तो समंदर आपकी ज़मीन के अंदर घुसने लगेगा, फिर आप कहाँ भागोगे, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, तो लेक नेट्रॉन की बात कर लेते हैं। कहाँ पर स्थित है? ये तंजानिया के अंदर। ये अत्यधिक क्षारीय झील है, मतलब कितनी क्षारीय कि यहाँ की जो पारिस्थितिकी थी वो भी क्या हो चुकी है? समाप्त। पारिस्थितिकी क्या हो चुकी है इसकी? समाप्त। अब चलते हैं मेरे दोस्तों थोड़ा सा और आगे। अब आ गया आपके लिए गज उत्सव, ठीक है। गज उत्सव, गज का मतलब हाथी, हाथीराज, गजराज, हाथी राजा कहाँ चले? जहाँ पर संरक्षण मिलेगा वहाँ चले, ठीक है दोस्तों। तो गज उत्सव 2023, तो गज उत्सव हाथियों के संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। काजीरंगा कौन सी जगह पर स्थित है मेरे मित्रों? अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलो मैं ही बता देता हूँ, आप क्या परेशान हो गए। आपके आसाम के अंदर आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो यहाँ से दो प्रश्न बन गए कि काजीरंगा कौन सी जगह पर अवस्थित है, और दूसरा ये कि गज उत्सव का आयोजन किस नेशनल पार्क में किया जाता है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में इसका
क्या किया जाता है दोस्तों, आयोजन किया जाता है। ठीक है मेरे मित्रों, तो राज्य में बढ़ते मानव हाथी संघर्ष की ओर, मतलब देखो जहाँ पर भी हाथी पाए जाते हैं, जंगली हाथी क्या होते हैं मैं उनको आपको बता दूं कि हाथी यदि एक बार अपने भी किसी जीवन में के किसी भी फेज में किसी जगह से गुजर जाता है तो वो उसके मैप उसके दिमाग में फिक्स हो जाता है। अब वो अगली बार यदि 10 साल 15 साल 20 साल बाद भी निकलेगा तो उसी रास्ते पर होकर निकलेगा जिससे वो 15 साल पहले निकला है। अब देखो 15 साल पहले तो वहाँ पर क्या था, पगडंडी थी, अभी क्या हो गया, मकान बन गया भाई साहब का, कुछ ना बना तो झोंपड़ियाँ पड़ेगी। अब हाथी तो वहीं होकर निकलेगा जहाँ होकर निकलता है। बोलते ना हाथी बस्तियों में घुस जाते हैं, वो बस्तियों में नहीं घुसते भाई, आपने उनके रास्ते पर बस्तियाँ आपने बनाई हैं, वो तो अपने ही रास्ते पे हैं। जानवर कभी किसी की बस्ती में नहीं घुसता, इंसान की कीड़ा है सबकी बस्ती में घुसने का। तो इससे क्या होता है, फिर मानव और हाथी के संघर्ष होते हैं। वो झोपड़ी वोपड़ियों को उठा के फेंक देता है, वो सोचता है यहाँ से तो मैं निकला था, ये तो मेरा रास्ता है, रास्ता क्लियर करो, मेरे बच्चे भी निकलेंगे यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होता है, संघर्ष जो है वो बढ़ता है। ठीक है, तो इन संघर्षों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए और दूसरा समाधान खोजने के लिए वन और पर्यटन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से ये जो है गज उत्सव उसका आयोजन किया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसके 30 वर्ष होने के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया जा रहा है। असम देश में कर्नाटक के बाद हाथियों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है, मतलब पहली सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है, कर्नाटक के अंदर। ठीक है, दूसरी कहाँ है आपकी, आसाम के अंदर, हाथियों की सबसे बड़ी आबादी। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के कारण काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गज उत्सव के लिए बहुत बेहतरीन जगह है। तो देखो यूनेस्को की जो प्राकृतिक जगह होती है उनकी विश्व धरोहर सूची के अंदर काजीरंगा को शामिल किया गया, ये भी आपको पता है। ठीक है, यहाँ से कई सारे फैक्ट आपको मिल गए आपके एग्जाम के लिए। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट भी देख लेते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था भारत में, तो 1992 में। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों किया गया था, तो हाथियों के संरक्षण के लिए, प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए, मार्गों, ये मार्ग भी याद रखना, और प्राकृतिक आवास की रक्षा के लिए, क्योंकि उनके मार्गों की यदि रक्षा की नहीं तो भाई बलवान है वो तो अपना मार्ग खुद बना लेंगे। कोई भेड़ बकरी नहीं है जो आपका डंडा देख के भाग जाएंगे, वो अपना रास्ता खुद बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होगा, आप में संघर्ष होगा। आपने मेहनत की, पूरी जीवन भर की पूंजी लगा के एक झोपड़ी बनाई, उस झोपड़ी को तोड़ देगा 2 मिनट में, भाई उसके रास्ते में क्यों आए। ठीक है, तो आप यहाँ से एक प्रश्न मिल गया आपको कि प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या कब शुरुआत हुई भारत के अंदर, तो 1992 के अंदर। अब चलते हैं मेरे मित्र थोड़ा सा और आगे। चलो दोस्तों, यहाँ पर एक और आ गया, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, मतलब अरावली के सहारे हरी दीवार लगाने का प्रोजेक्ट। अब अरावली कहाँ से कहाँ तक है, तो आपके गुजरात से लेकर दिल्ली तक। ठीक है, तब दिल्ली तक है। अब एक राज्य का तो मैटर है नहीं जो राज्य सरकार करेगी, केंद्र का मैटर है, कई सारे राज्यों का मैटर है, तो केंद्र सरकार करेगी यहाँ पे। तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार क्या है, इसकी नोडल एजेंसी है। ठीक है मेरे मित्रों, देखो क्या है, ये हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली राज्यों में शामिल करते हुए अरावली पर्वत श्रृंखला के चारों ओर में 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट बफर, मतलब अरावली के दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट लगाई जाएगी। ग्रीन मतलब हरियाली। ठीक है, क्यों लगाई जाएगी भाई, अपन परोपकारी नहीं है, रेगिस्तान आ रहा है, रेगिस्तान खा जाएगा पूरा। ठीक है, आपकी सारी विकास योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी और जल स्तर जा रहा है नीचे। दोनों ही कारण हैं, पर्यावरण परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो अरावली के दोनों तरफ क्या किया जा रहा है, 5 किलोमीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट बफर जोन बनाया जा रहा है। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि ग्रीन बेल्ट लगाने के लिए पेड़ पौधे भी लगाए जा रहे हैं, उसके साथ साथ जल निकाय भी बनाए जा रहे हैं। जल निकाय देखो कहीं पर होगा तो आपको पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे खुद से ही उग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या होगा, थोड़ा सा पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जल निकाय जो होंगे उनका दोबारा से संरक्षण किया जाएगा, नवीनीकरण किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अच्छे तरीके से ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो अपना, उसका हम क्या कर पाएंगे, क्रियान्वयन कर पाएंगे। तो पहले चरण के अंदर हमने 75 जल निकायों का कायाकल्प किया है। शुरुआत अरावली परिदृश्य के प्रत्येक जिले में 5 जल निकायों से होगी, मतलब प्रत्येक जो अरावली के आसपास जितने भी ज़िले हैं, हर एक ज़िले के अंदर 5 जल निकाय। ऐसा नहीं है कि आपने पूरे के पूरे जल निकाय हरियाणा या दिल्ली के अंदर ठोक दिए और राजस्थान सूखा पड़ा है, या राजस्थान में ठोक दिए बाकी सारे सूखे पड़े हैं, या गुजरात में ठोक दिए बाकी सारा सूखा पड़ा है। तो ऐसा नहीं होगा, जो भी राज्य वहाँ लगते हैं, जिले लगते हैं, उन जिलों में प्रत्येक जिलों में 5 जल निकाय, इस तरह से जल निकाय बनाए जाएंगे। ठीक है, ये गुड़गांव, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, हरियाणा के रेवाड़ी जिलों में निम्नीकृत भूमि को शामिल किया गया इसके अंदर। ठीक है, और अपनी ये योजना है, हम जो अरावली के चारों तरफ ग्रीन वॉल लगा रहे हैं, वो हमने कहाँ से ली है, तो वो योजना हमने अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना से ली है, उसको हमने कॉपी किया है। ठीक है, अच्छी बात है, कॉपी भी करनी चाहिए, जो सेनेगल से लेकर जिबूती तक 2007 के अंदर लागू हुई थी। 2007 के अंदर
अफ्रीका में एक योजना चली थी ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट 2007 के अंदर, उसी से हमने कॉपी करके अरावली का अरावली का कायाकल्प करने के लिए ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू करने की शपथ ली है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखो दोस्तों, इस जो परियोजना है अरावली वाली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, उसका जो है उद्देश्य क्या है, तो भारत की ग्रीन वॉल परियोजना का व्यापक उद्देश्य भूमि की क्षरण की बढ़ती हुई जो दर है और थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर विस्तार करने को हमने नियंत्रित करना है। मैंने आपसे बताया हम कोई परोपकारी नहीं है। अब हमारी यमराज बैठे दिख गए अपन को भैंसे पे, जब यमराज दिखेंगे तो यही सब करेंगे, यमराज नहीं दिखेंगे जब तक तो अपन कहाँ मानने वाले। देखो दोस्तों, वनीकरण, कृषि वानिकी, जल संरक्षण गतिविधियों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी से सतत विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके अतिरिक्त आय और रोजगार के अवसर भी पैदा करना, खाद्य सुरक्षा में सुधार करना, सामाजिक लाभ प्रदान करना। जमीन का जब स्तर बढ़ेगा तो खाद्य सुरक्षा तो खुद से ही आ जाएगी। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखो दोस्तों, एक ऐसा देश है जहाँ पर क्या है कि अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर दिया लोगों ने, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ ही केस कर दिया। अब अपने देश में मान लो कोई उठे, मोदी सरकार पूरी की पूरी गवर्नमेंट के खिलाफ ही केस कर दे, तो उस तरह से क्या है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ केस कर दिया गया जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर। कहाँ के लोगों ने, तो स्विट्जरलैंड के लोगों ने। ठीक है दोस्तों, ये आपसे पूछ लिया जाए कि अपनी ही सरकार के खिलाफ जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर कहाँ के किस देश के लोगों ने मुकदमा दायर किया है, तो स्विट्जरलैंड के लोगों ने। ठीक है, ये जो केस हुआ है दोस्तों, वो यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय में किया गया है। यूरोपियन यूनियन का एक न्यायालय है, यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय, उसमें किया गया है मानव अधिकारों की संरक्षण के लिए कि देखो भाई हमारे ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। ठीक है मेरे मित्रों, तो दोस्तों यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट जो फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में है, देखो यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय कहाँ पर स्थित है, फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में। पूछ लेगा आपसे, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कई बार पूछी जा चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय अदालत है, ये मानव अधिकारों के पर यूरोपीय सम्मेलन के तहत मानव अधिकारों के उल्लंघन संबंधित मामलों की क्या करता है, सुनवाई करता है। तो मेरे मित्रों, अगली अपना न्यूज आर्टिकल है मानव वन्यजीव संघर्ष पर सम्मेलन। ठीक है, मानव वन्यजीव संघर्ष पर सम्मेलन। ठीक है दोस्तों, तो ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में मानव वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया है। कौन सी जगह पर आयोजन हुआ है इस सम्मेलन का, मानव वन्यजीव संघर्ष पर सम्मेलन का, तो ये हुआ है आपके ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में। देखो, जब तक वन्य जीवों ने सहा, जब तक सहा, अब लौट के मार रहे हैं भैया, देख लो, सीधी सीधी बात है। ठीक है, इसमें मानव वन्यजीव संघर्ष मुद्दों का समाधान निकालने के लिए लगभग 70 देशों के हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे थे। बहुत अच्छी बात है। यह जो सम्मेलन था मित्रों, वह अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ठीक है, मतलब IUCN, खाद्य एवं कृषि संगठन मतलब FAO, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और अन्य संगठनों द्वारा सामूहिक रूप से आयोजित किया गया। तो इन संगठनों के नाम भी याद रख लेना। बाकी आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखने की ज़रूरत है इसमें, कि जो मानव वन्यजीव संघर्ष पर सम्मेलन है उसका आयोजन कौन सी जगह पर किया गया था। इतनी सारी जब संस्थाएं इन्वॉल्व होती हैं तो फिर नहीं पूछता संस्थाओं के बारे में, कोई एक संस्था रहती है जब भी पूछता है, बाकी आपसे नहीं पूछेगा। इसलिए आप क्या करना है, आपको सिर्फ कौन सी जगह पर आयोजित हुआ है और क्यों आयोजित हुआ है, बस ये चीज़ आप याद रख लेना। उसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। देखो दोस्तों, ये है आपका 24वें नंबर पर मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब है आपका क्या बोलते हैं इसको, जैव बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या होता है, जैव संरक्षण केंद्र, जैव संरक्षण रिजर्व, जैव विविधता रिजर्व जो है बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं इसको इंग्लिश में। हिंदी में क्या मेरे दिमाग से फिसल रहा है वो आप देख लेना एक बार। तो इस 24वें नंबर पर तो मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों, 24 स्टार लगा लेना है, 24 स्टार के बराबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है मन्नार की खाड़ी, ये कौन सी जगह पर, भारत के सभी मुख्य भूमि में जैविक रूप से सबसे समृद्ध है। ठीक है, जैविक रूप से सबसे समृद्ध है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको। मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कौन सी जगह पर, मन्नार की खाड़ी कौन सी जगह पर स्थित है, अब आप देख लो। सीधे साउथ में चले जाओ, नीचे आप तमिलनाडु, जो आपको दिखता है आपका राम सेतु, वो मन्नार की खाड़ी और पाक स्टेट दोनों को अलग अलग करता है। सीधी सीधी बात है, एक तरफ चले जाओगे तो पाक स्टेट है, दूसरी तरफ चले जाओगे तो मन्नार की खाड़ी है। तो मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व कौन सी जगह पर स्थित है, तमिलनाडु वाले रीजन में। ओके दोस्तों, और यह दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया इसका पहला
समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। तो कितनी बड़ी बात हो गई, आप उसको भी देख लेना। ठीक है, अब मन्नार की खाड़ी का देख लो, तो तमिलनाडु में धनुषकोडी से थूथुकुडी, ठीक है, 160 किलोमीटर। तमिलनाडु में धनुषकोडी से थूथुकुडी के बीच में 160 किलोमीटर का एक क्षेत्र है। उस 160 किलोमीटर के क्षेत्र में क्या है, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया का, भारत का तो होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस जो समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है इसके अंदर 21 द्वीप हैं, 2 द्वीप पहले से ही जलमग्न हैं और तटों से सटे कोरल रीफ्स की एक संरचना शामिल है। मतलब ये है, आप राम सेतु जो देखते हो 21 द्वीप जिनमें से 2 जलमग्न हैं और कोरल रीफ्स के बाकी बने हुए हैं, वो क्या है, इसके अंतर्गत ही शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे मित्रों 1980 में स्थापित किया गया था इसको। कहाँ पर स्थापित किया गया था, 1980 के अंतर्गत। इस 3 असल जलीय पारिस्थितिकी तंत्र इसके अंदर, तो मैंग्रोव, एक समुद्री घास और एक कोरल रीफ। ठीक है, ये क्या है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब जो अपन देखते हैं वनस्पति से संबंधित उस तरह के पारिस्थितिकी तंत्र क्या क्या है इसके अंदर, तो मैंग्रोव है, समुद्री घास है और कोरल रीफ है। अब इसके अंदर अपन जीव जंतुओं की बात कर लेते हैं कि जीव जंतु किस प्रकार के हैं इसके अंदर। ठीक है, तो किन किन जीव जंतुओं का संरक्षण करते हैं अपन इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, तो ड्यूगोंग का करते हैं। ड्यूगोंग क्या है, एक विलुप्त प्राय समुद्री स्तनपायी है। ड्यूगोंग को समुद्री गाय भी बोलते हैं। इसको यूपीएससी IAS के पेपर में पूछ चुके हैं, यूपीएससी प्री के बारे में, प्री में इससे पूछ चुका है। समुद्री गाय निम्नलिखित में से किस वन्य जीव को समुद्री गाय बोलते हैं, या फिर समुद्री गाय स्तनपायी के बारे में पूछ चुका है। तो ड्यूगोंग क्या है, समुद्री गाय है। ड्यूगोंग क्या है, समुद्री गाय। ठीक है, मन्नार खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान जो है उसके मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या है, ड्यूगोंग है। यहाँ पर हार्ड कोरल की 170 प्रजातियाँ दर्ज की गई हैं। इसमें विभिन्न व्हेल जैसे हम्पबैक व्हेल, ब्लू व्हेल और फिन व्हेल इत्यादि का घर है। तो किन किन प्राकृतिक वन्यजीवों का घर है ये, और किन किन वनस्पतियों का घर है, दोनों ही चीज़ों के बारे में आपको पता लग गया होगा। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, मन्नार की खाड़ी के बारे में पता लग गया, कब इसको राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था, नेशनल पार्क, और इसके अंदर किन किन वन्यजीवों का संरक्षण हो रहा है, किन किन वनस्पतियों का संरक्षण हो रहा है, और दूसरी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलते हैं मित्रों थोड़ा सा और आगे आज के अंतिम न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो मेरे मित्रों देखो, ये है फर्नीरियम। आपसे पूछ लेगा फर्नीरियम की स्थापना कहाँ की गई है भारत के अंदर। ठीक है, तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल। पहले तो आप इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम याद रखना है, इसकी अवस्थिति को याद रखना। तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कौन सी स्थित है, केरल के अंदर। अब फर्नीरियम का क्या मतलब है, तो ये फर्न का संग्रह है। फर्न होती है एक, ठीक है, पार्क के अंदर इसको लगाया गया है। ठीक है, यहाँ 52 किस्में पहले से ही लगाई जा चुकी हैं और पार्क में पाए जाने वाले फर्न के सभी 104 किस्मों को कवर करने की योजना है कि जैसे जो फर्न हैं 104 तरह की फर्न हैं, उन सबको यहाँ पर लगाया जाएगा। कौन सी जगह पर, तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल के अंदर। तो भारत में फर्नीरियम की स्थापना कौन सी जगह पर की जा रही है, तो केरल के अंदर एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत की जा रही है। कितनी प्रकार की किस्में लगाई जा रही हैं, तो 104 तरह की किस्में लगाई जा रही हैं। तो मेरे मित्रों उम्मीद करता हूं मैं आपको कि आज का न्यूज आर्टिकल डिस्कशन आपकी समझ में आया होगा। इसी तरह से छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में मैं आप तक लाता रहूँगा, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर को भी। ठीक है दोस्तों, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही धीरे धीरे लाता रहूँगा, धीरे धीरे आप करते रहना। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए न्यूज आर्टिकल्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्तों। ठीक है, जय हिंद जय भारत।